हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इन ट्रांसमिशन लाइन। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट देखना है तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बारे में सब जानते हैं, जैसा कि ये हमने 10th में ही पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन के बारे में तो ज़्यादा मेरे को इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसी का कंसेप्ट लेते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे रिफ्लेक्शन होता क्या है कि जब हमारे पास वेव इंसिडेंट होते हुए किसी सरफेस से टकराकर वापस अपनी ही डायरेक्शन में या फिर सेम मीडियम में आ जाती है तो वो क्या कहलाती है, आपके रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, सोर्स से हमारे पास सिग्नल्स जाएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएंगे, और फिर जो हमारे पास लोड होगा, लोड से सिग्नल्स क्या होंगे, वापस रिटर्न्स आएंगे। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है भाई। ठीक है, तो यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन कहलाएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं। इन एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, द ट्रेवलिंग वेव अलोंग द लाइन कंटेन्स टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट, traveling in z direction, and second is traveling in minus z direction. If the load impedance is equal to the line characteristic impedance, then the reflected traveling waves doesn't exist. अगर हमारे पास लोड इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के इक्वल होगा, जो लोड इम्पीडेंस है वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के इक्वल होगा, तो हमारे पास कोई भी वेव रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक है, क्या कहा हमने कि लोड इम्पीडेंस और लाइन कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस अगर इक्वल होगा तो हमारे पास कोई भी रिफ्लेक्टेड वेव नहीं आएगी, रिफ्लेक्टिंग ट्रैवलिंग वेव नहीं आएगी। ठीक है, चलिए भाई हम सर्किट देखते हैं इसका। इसमें हमारे पास ये सर्किट है भाई। यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, सोर्स, यहाँ पर रेजिस्टेंस, और यहाँ पर हमारे पास लोड है भाई ये। ठीक है, ये ZL लोड है। यहाँ पर हमारे पास है V प्लस, और यहाँ पर है हमारे पास V माइनस पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इस वाले पार्ट की, तो ये होगा सेंडिंग एंड, और ये वाला पार्ट होगा हमारे पास रिसीविंग एंड, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, रिसीविंग एंड। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि अगर हम सिग्नल्स को सोर्स से सेंड की तरफ सेंड करते हैं तो ये D है भाई, सॉरी Z है ये क्या है, Z। ये क्या है, Z डायरेक्शन है। अगर हम सिग्नल्स यहाँ से यहाँ की बात करते हैं, यानी कि जैसे हम क्या बोल रहे हैं, सोर्स से लोड की तरफ जाएगा और लोड से टकराकर वापस इधर आना, ये रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो अगर हमारे पास लोड से सोर्स की तरफ जाता है तो ये क्या कहलाता है, D कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी Z डायरेक्शन में कोई एक छोटा सा पार्ट लेते हैं L। छोटा सा पार्ट क्या ले लेते हैं हम, L ले लेते हैं। तो इस डायग्राम को मैं अब हटा रहा हूँ, जो मेरे पास डायग्राम बना हुआ है उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। तो मेरे पास ये वाला डायग्राम है, इसमें देखो ये हमारे पास L है, ये छोटा सा पार्ट ले लिया हमने, L पार्ट ले लिया। ठीक है, तो अब इसी L पार्ट को हम यूज़ करते हुए आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। चलिए भाई, तो यहाँ पर ये फिगर है, और इस फिगर के अकॉर्डिंग हमने लिखा है, फिगर शोज द ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेटेड इन एन इम्पीडेंस ZL. It is convenient to solve the transmission line problems from the receiving end rather than sending end.
तो यहाँ पे क्या कहा हमने, जो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की, उसे सेंडिंग एंड से सोल्व करने की जगह हम क्या करेंगे, रिसीविंग एंड से सोल्व करेंगे। इस बात को अच्छे से समझ लेना कि हमने क्या कहा कि जो ट्रांसमिशन लाइन प्रॉब्लम है उसे हम सेंडिंग एंड से सोल्व करने की जगह हम कहाँ से सोल्व करेंगे, रिसीविंग एंड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब रिसीविंग एंड से सोल्व करना है तो हम क्या बोलते हैं कि इंसिडेंट करंट वेव और वोल्टेज, तो वोल्टेज एंड करंट हमें पता है इसे ये इक्वेशंस होती है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं ये दोनों इक्वेशंस। तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी। इफ़ वी टेक z इज इक्वल्स टू एल लेंथ के लिए अगर यूज़ करते हैं, हमने छोटे से पार्ट के लिए बात कर रहे थे, तो हम छोटे से पार्ट के लिए बात करें तो हमने क्या कहा, z की जगह क्या ले लेंगे, हम इस z की जगह l ले लेंगे भाई। ठीक है, तो हमने l ले लिया। द वोल्टेज एंड करंट एट द रिसीविंग एंड बिकम, तो वोल्टेज एंड करंट ये दोनों हमारे पास आ जाएगी। z की जगह क्या लिख दिया हमने, l लिख दिया। ठीक है, z की जगह l है, यहाँ पर भी z की जगह l है। लोड इम्पीडेंस क्या होता है, तो लोड इम्पीडेंस हमने पढ़ा हुआ है। लोड इम्पीडेंस क्या होगा, ZL इज इक्वल्स टू VL अपॉन IL। जो हमारे पास बीच में पार्ट हमने लिया है वो उसके लिए जो भी इम्पीडेंस होगा वो लोड पर जाएगा। ठीक है ना, जो भी हमारे पास बीच में L पार्ट लिया है वही इम्पीडेंस हमारा लोड इम्पीडेंस कहलाएगा। तो हमने क्या किया, VL अपॉन IL लिख दिया, तो ये हमारे पास VL अपॉन IL आ गया। ZL अपॉन Z0 हमारे पास ये आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ZL अपॉन Z0 हमारे पास ये आ रहा है। अब आगे बात करें हम, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को हम गामा से डिनोट करते हैं। गामा इस टाइप से बनाया जाता है भाई। ये हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कहलाता है। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, द रेशो बिटवीन रिफ्लेक्टेड वोल्टेज और करंट एंड इंसिडेंट वोल्टेज एंड करंट। आपने ये पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट थर्ड ईयर के क्वांटम में आपने ये पढ़ा हुआ है भाई, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट किसे कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वहाँ पर भी यही लिखा जाता था, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वहाँ पे R से डिनोट करते थे, रिफ्लेक्टेड अपॉन इंसिडेंट। और अगर आपको वो वाला पार्ट याद हो तो आपको ये निकालना बहुत इजी हो जाएगा। करते क्या थे, वहाँ पे भी वही इक्वेशंस आती थी, वहाँ पर भी यही प्रोसेस करते थे। जैसे अगर मैं पोटेंशियल बैरियर की बात करता हूँ, चलो पोटेंशियल बैरियर की बात करता हूँ, तो हम यहाँ से वेव्स सेंड करते थे और यहाँ से टकरा करके आ जाती थी, वापस आ जाती थी। इसके अलावा हम क्या बोलते थे, हमारे पास ये बैरियर है, वेव आई और यहाँ से ट्रांसमिट हो गई और यहाँ से भी ट्रांसमिट हो गई। तो यहाँ पर जो इक्वेशंस आती थी वो दो पार्ट्स में आती थी। तो हम क्या बोलते थे कि फर्स्ट पार्ट A साइन ओमेगा टी प्लस B कोस ओमेगा टी, इसमें ये वाला पार्ट क्या कहलाता था, इंसिडेंट, और ये वाला पार्ट क्या कहलाता था, रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन आएगी। हमारे पास भी दो जो इक्वेशन आई है उसमें दो पार्ट्स आ रहे हैं। देखो भाई, अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दो पार्ट्स हैं हमारे पास। करंट में भी अगर बात करूँ तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दो पार्ट्स। तो फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास इंसिडेंट का होगा, तो सेकंड पार्ट रिफ्लेक्ट का होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास करंट में देखा जाए तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दो पार्ट हैं, रिसीविंग और रिफ्लेक्टेड में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना है, तो द रेशो बिटवीन रिफ्लेक्टेड वोल्टेज और करंट एंड इंसिडेंट वोल्टेज और करंट इज़ नोन एज रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट गामा। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड वोल्टेज और करंट अपॉन इंसिडेंट वोल्टेज और करंट।
तो वी रिफ्लेक्टेड अपॉन वी इंसिडेंट, आई रिफ्लेक्टेड अपॉन आई इंसिडेंट। तो हमने क्या लिख दिया, गामा एल, ये गामा एल ऐसे लिखा हुआ है भाई, इसमें बीच में मत कर देना इसको, गामा एल ऐसे लिखा हुआ है। गामा एल इज इक्वल्स टू वी माइनस ई टू द पावर गामा एल अपॉन वी प्लस ई टू द पावर माइनस गामा एल। अब इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, वैल्यूज़ निकाल लेंगे। अब ये कहाँ से आई हमारे पास, तो हमारे पास ये इक्वेशन है, देखो भाई ये वाली इक्वेशन है। इस वाले इक्वेशन से हमने क्या सोल्व कर लिया। तो यहाँ पर अगर हम ये बोल दें कि इसमें ZL प्लस Z0 अपॉन ZL माइनस Z0 कर दें, तो यहाँ पर भी यही होगा। तो इसमें कौन सा वाला ऊपर ऐड होगा, तो ये वाला, हाँ सॉरी, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पार्ट, और फिर उसके बाद माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हैं हम आराम से। और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, ये वाली देखो, ZL प्लस Z0 अपॉन ZL माइनस Z0, जो कि अब उल्टा आएगा हमारे पास। तो ZL माइनस Z0, ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। और ये क्या होगा हमारे पास, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट गामा L, ठीक है। तो इस गामा L को ऐसे ही लिखना है, इफ़ द लोड इम्पीडेंस एंड द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस आर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, लोड इम्पीडेंस और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, देन द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। तो अगर ZL और Z0 कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी तो हमारे पास जो ये कोफिशिएंट आया ना, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ये भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी। तो हमने क्या लिख दिया, इसको कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी की फॉर्म में लिख दिया। तो गामा L इज इक्वल्स टू mod ऑफ गामा L e to the power iota theta L, where gamma L mod less than 1। थीटा का L क्या है भाई, थीटा L is the phase angle between incident and reflected voltage and at receiving voltage. It is called phase angle of the reflection coefficient, phase angle of the reflection coefficient, ठीक है। तो अब इसका जर्नलाइज फॉर्म लिख देते हैं। तो जर्नलाइज फॉर्म क्या होगा, गामा L इज इक्वल्स टू V माइनस ई टू द पावर गामा Z अपॉन V प्लस ई टू द पावर माइनस गामा Z। अब हमने क्या कहा, इसको रिसीविंग एंड से लिया है, तो अब D फॉर्म में ही लेना है हमें, रिसीविंग एंड से ही सोल्व करना है। तो रिसीविंग एंड से सोल्व कर रहे हैं तो हम क्या बोल देते हैं कि यहाँ पर जो Z है, इस Z को क्या ले लेते हैं हम, L माइनस डी पर कर देते हैं। Z क्या होगा, L माइनस डी, L की फॉर्म में तो लिया ही था। अब रिसीविंग एंड से आ रहे हैं तो उसी पार्ट को हम क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, D है, ये इधर से आने वाला पार्ट क्या है, D है। तो D पार्ट इंक्रीज़ हो रहा है हमारे पास, तो Z की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, कम होती जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, Z इज इक्वल्स टू L माइनस डी। तो जो भी रिज़ल्ट आएगा वो रिसीविंग एंड के लिए आएगा। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ गामा D इज इक्वल्स टू V माइनस Z की जगह क्या रख दिया हम, L माइनस डी। यहाँ पर भी क्या रख दिया हमने, L माइनस डी रख दिया। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। दोनों को हमने e की पावर को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। 2 गामा L e टू द पावर माइनस 2 गामा D। तो ये दो एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट आ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट वाला कंपोनेंट तो L का है और सेकंड वाला D से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। जो L वाला पार्ट है ये तो गामा L कहलाता है भाई,
तो गामा डी इज इक्वल्स टू गामा एल ई टू दी पावर -2 गामा डी, -2 गामा डी। और गामा की वैल्यू क्या होती है? अल्फ़ा प्लस जायोटा बीटा पढ़ा हुआ है हमने। ये क्या कहलाता है आपका? प्रोपेगेशन कांस्टेंट। गामा क्या कहलाता है? प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जिसमें अल्फ़ा क्या है? अटेन्यूएशन कांस्टेंट, और बीटा क्या है? फेज़ कांस्टेंट है। तो हमने इनको अलग अलग कर दिया। तो ये वाला जो पार्ट बताएगा वो अटेन्यूएशन को बताएगा। किसको बताएगा? अटेन्यूएशन को बताएगा। और ये वाला पार्ट किसको बताएगा? ये बताएगा फेज़ को बताएगा। ठीक है, ये किसको बता देगा? फेज़ को बता देगा। वी नो गामा एल इज इक्वल्स टू दिस, जायोटा थीटा एल की फॉर्म में है भाई। तो यहाँ पर अगर हम गामा एल की वैल्यू पुट करते हैं तो गामा एल क्या होगा? मोड ऑफ गामा एल ई टू दी पावर दिस और ई टू दी पावर दिस, तो थीटा एल माइनस 2d बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास गामा डी की वैल्यू आ जाएगी। बाय अबव इक्वेशन वी कैन डिटरमाइन रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट एनी पॉइंट अलोंग द लाइन। तो इस इक्वेशन से गामा डी इज इक्वल्स टू गामा एल ई टू द पावर जायोटा अल्फ़ा या 2 जायोटा अल्फ़ा ई टू द पावर जायोटा थीटा एल माइनस 2 बीटा, कुछ इस टाइप की है इक्वेशन डी। ये वाली इक्वेशन है। तो हमने क्या कहा? इस इक्वेशन से हम सोल्व कर सकते हैं, या किसी भी पॉइंट पर हम क्या निकाल सकते हैं? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को फाइंड कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। फॉर अ लॉसी लाइन both magnitude and phase of reflection coefficient are changing in an inward spatial wave, inverse spatial wave। ठीक है, इन्वर्स स्पेशल वेव। अगर हमारे पास लॉसी लाइन है तो ये दोनों पार्ट आएंगे भाई हमारे पास। ठीक है, अल्फ़ा वाला पार्ट भी आएगा तो बीटा वाला पार्ट भी आएगा। लेकिन अगर हम लॉसलेस लाइन की बात करें तो लॉसलेस लाइन में अल्फ़ा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट रिमेंस कांस्टेंट। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या हो रहेगा? इसमें मैग्नीट्यूड इसका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आ रहा था ना, वो किसकी वजह से आ रहा था? अल्फ़ा की वजह से चेंज हो रहा था। जैसे जैसे लॉसेस बढ़ेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा बढ़ेगा और यहाँ पर एक्सपोनेंशियली डिक्रीमेंट होगा मैग्नीट्यूड में। लेकिन अगर अल्फ़ा हमारे पास क्या होगा? 0। तो अल्फ़ा अगर 0 होता है तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। हमने ये देखा है कि जो हमारे पास गामा डी है वो क्या है? गामा एल, मॉड ऑफ गामा एल ई टू दी पावर 2 जायोटा अल्फ़ा, कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो अल्फ़ा अगर चेंज होता है तो अटेन्यूएशन इंक्रीज़ हो रहा है। अटेन्यूएशन इंक्रीज़ हो रहा है तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होगा पार्ट। ये वाला पूरा मैग्नीट्यूड कहलाता है। इसके बाद जो पीछे का पार्ट है ये फेज़ वाला पार्ट कहलाता है भाई। जो थीटा एल माइनस बीटा वाला पार्ट है ये फेज़ पार्ट कहलाता है किसी भी वेव का। तो ये फेज़ पार्ट है। और ये वाला हमारे पास कौन सा पार्ट है? अटेन्यूएशन और मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है। ठीक है, तो हमने क्या कहा? अगर लॉसलेस लाइन है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा अगर 0 होगा तो ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, and only phase of reflection coefficient is changing circularly towards the generator। तो हमारे पास जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो चेंज हो जाएगा। किसके कारण? केवल फेज़ के कारण। और ये कैसे चेंज होगा? सर्कुलरली टूवर्ड्स द जनरेटर विद इन एंगल ऑफ -2 बीटा डी। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हमने क्या कहा
कि ये हमारे पास सरफेस है या ये बता रहा है जनरेटर को, और यहाँ पर जो जनरेटर की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, ये जनरेटर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। तो हमारे पास ये जो चेंज है वो कुछ इस टाइप से आएगा भाई, टूवर्ड्स दी जनरेटर जाएगा। जब जनरेटर की बात करें तो ये जनरेटर इस टाइप से चल रहा है, और यहाँ पर हमारे पास जो फेज़ चेंज हो रहा है ना, तो फेज़ चेंज में इस टाइप से फेज़ चेंज होता है भाई, और ये टूवर्ड्स दी जनरेटर इस टाइप से जाएगा। ठीक है, अगर किसी पॉइंट पर हमें निकालना हो तो जैसे ये वाला जो पार्ट दे रखा है ना, ये वाला जो रोटेट कर रहा है, ये वाला रोटेशन पार्ट हमें डी को बताएगा, गामा डी की वैल्यू बताएगा। जब भी हम कोई भी वैल्यू निकालना चाहते हैं गामा डी की, भले आप बीटा को चेंज करो या अल्फ़ा को चेंज करो, तो हमारे पास जो गामा डी आएगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, वो किसी भी पॉइंट पर हमारे पास कहाँ पर आएगा, तो वो इस वाले सर्कल पर आएगा भाई। किस सर्कल पर? इस सर्कल पर आएगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पर दिखा रखा है, ये गामा डी एक पॉइंट बता रखा है हमने, ठीक है। और ये हमारे पास जो चेंज होगा वो इस एंगल से चेंज होगा, ठीक है। इस पर गामा एल की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और ये पूरा जो सर्कल बताएगा, ये बता रहा है गामा एल e⁻⁻2 बीटा डी। इसी का कंसेप्ट लेते हुए हम स्मिथ चार्ट का कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो स्मिथ चार्ट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, तो इसको स्मिथ चार्ट को अच्छे से और हम वहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर केवल इतना सा समझना है हमें कि जब भी हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड करना चाहते हैं या उसको चेंज को देखना चाहते हैं, तो हम किसी सर्कल की फॉर्म में ले सकते हैं, और जो हमारे पास सर्कुलरली चेंज होगा वो बिल्कुल वही चीज़ है जो हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक साइन वेव आ रही है, तो ये क्या होगी? हमारे पास चेंज होती रहती है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसे एक फॉर्म दे सकते हैं सर्कुलर का, सर्कल का फॉर्म दे सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या होता है, बार बार को रिपीट होता है। देखो, यहाँ से ये रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, तो ये रिपीट होता रहता है किसमें? वेव में। और अगर मैं सर्कल की बात करूँ तो सर्कल में भी क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक चला गया। देखो, यहाँ से यहाँ तक ये 90, 180, 270 और फिर 360, फिर वापस रोटेट हुआ, फिर 360, फिर रोटेट हुआ 360। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं किसी भी सर्कल से। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो यहाँ पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ रहा है वो सर्कुलर फॉर्म में आएगा और टूवर्ड्स दी जनरेटर आएगा। तो टूवर्ड्स दी जनरेटर, तो जनरेटर तो इधर से इधर जा रहा है और ये जनरेटर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को शो करेगा, ठीक है। चलिए भाई, इसको आगे थोड़ा सा और है, इसको देख लेते हैं हम। It is evident that gamma L will be 0. So, there is no reflection from the receiving end when the reflecting क्या बोलते हैं इसको, terminating impedance, क्या लोड इम्पीडेंस इज़ इक्वल टू द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, ठीक है। टर्मिनेटिंग इम्पीडेंस इज़ इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। तो हमारे पास हम क्या बोल रहे हैं कि जो गामा एल होगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। और गामा एल 0 होने से हमारे पास क्या होगा कि रिसीविंग एंड पर जो लोड इम्पीडेंस है और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट नहीं आएगा। अगर ये वाला कंसेप्ट इस डायग्राम से समझ में नहीं आता है तो हम यहाँ पर
इस वाले फॉर्मेट से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो भाई, अगर हमारे पास लोड इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के इक्वल हो जाएगा ना, तो हमारे पास क्या रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आएगा, क्या गामा एल ज़ीरो हो रहा है नहीं हो रहा है भाई। अगर जेड एल जेड नोट के इक्वल है तो गामा एल ज़ीरो हो रहा है। गामा एल ज़ीरो हो रहा है तो हम क्या कह देंगे कि यहाँ पर गामा एल ज़ीरो हो रहा है तो गामा डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। गामा डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपके रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट। और एक बार और देख लेते हैं इसको, जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, थोड़ा जल्दी से। तो हमने क्या कहा यहाँ पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का, इन द एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन ट्रेवलिंग वेव अलोंग द लाइन कंटेंस टू कंपोनेंट। टू कंपोनेंट से हमने क्या समझा कि हमारे पास एक तो जा रहा है सोर्स से लोड की तरफ और दूसरा लोड से सोर्स की तरफ। ठीक है, तो इसी का कंसेप्ट लेते हुए हमने क्या कहा, अगर हमारे पास लोड इम्पीडेंस अगर कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के इक्वल हो जाता है तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, गामा ज़ीरो होगा भाई हमारे पास। ठीक है, अब इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको Z से लोड की तरफ जाने की जगह हम क्या करते हैं, रिसीविंग एंड से सोल्व करते हैं। तो रिसीविंग एंड से सोल्व करने के लिए हमने सबसे पहले तो एक छोटा सा पार्ट ले लिया L के फॉर्म में। ठीक है, और L की फॉर्म में जैसे ही लिया तो हमने क्या किया, जो हमारे पास वोल्टेज और करंट थी उनकी इक्वेशन में Z इज इक्वल्स टू क्या रख दिया, L रख दिया। ये रहा देखो, ठीक है ना, Z इज इक्वल्स टू L रख दिया। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आई और इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमने क्या निकाल लिया, ZL अपॉन Z नॉट निकाला। ZL अपॉन Z नॉट निकालने पर हमारे पास ये इक्वेशन आई। देन हमने क्या कहा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, रिफ्लेक्टेड अपॉन इंसिडेंट। तो रिफ्लेक्टेड अपॉन इंसिडेंट किया तो हमारे पास गामा एल की वैल्यू हमारे पास ये आई भाई। तो ZL अपॉन माइनस Z नॉट अपॉन ZL प्लस Z नॉट। इफ़ द लोड इम्पीडेंस एंड द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस आर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, अगर ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो हमारे पास जो गामा एल होगा वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगा। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगा तो यहाँ पर थीटा एल जो पार्ट आ रहा है, ये वाला जो पार्ट आ रहा है, ये किसको बताता है, फेज़ को बताता है, फेज़ एंगल को बताता है। ठीक है ना, फेज़ एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। इन जनरलाइज्ड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट गामा एल ये होगा भाई। ठीक है ना, यही होता है। और अब क्या बोल देते हैं हम कि अगर हम Z इज इक्वल्स टू L माइनस डी ले लेते हैं, Z इज इक्वल्स टू L माइनस डी ले लेते हैं, तो ये रिसीविंग एंड से हो जाएगा भाई। रिसीविंग एंड से जो हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, उस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं हम, तो रिफ्लेक्शन को शो करेगा। तो हमने क्या कहा यहाँ पर, गामा डी की वैल्यू ये आएगी और ये हमारे पास इक्वेशन चेंज हो जाएगी। इसे और सोल्व करेंगे तो हमारे पास गामा डी की वैल्यू ये आएगी। गामा एल की वैल्यू यहाँ पर पुट करके हमने ये वाली इक्वेशन निकाली, ये वाली इक्वेशन निकाली और इसको तो थोड़ा सा और सोल्व किया तो हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को यहाँ पर ले आए। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमें पता चला कि यहाँ पे अटेनुएशन भी हो रहा है तो यहाँ पर फेज़ भी आ रहा है। इसके साथ साथ फेज़ एंगल भी है हमारे पास इनिशियली जनरेटर का। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे पास ये जो थीटा एल है ये जनरेटर को बताता है भाई कि ये जनरेटर से एंगल बनाता जा रहा है, और ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट है इसके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये देखो भाई, अगर मैं बात करूँ इस वाले पार्ट में तो ये इस इधर की तरफ जा रहा है, ये थीटा एल को डिनोट करेगा, और इधर से जो उल्टा आ रहा है ये डिनोट करेगा टू बीटा एल को, टू बीटा एल को डिनोट करेगा। ठीक है ना, तो हमने क्या कहा यहाँ पर, अगर लॉसी लाइन है तो लॉसी लाइन में तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट चेंज होगा। ठीक है ना, और अगर हम बात करें लॉसलेस लाइन की तो अल्फ़ा ज़ीरो होगा, और अल्फ़ा ज़ीरो होने से मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब जो चेंज होगा वो कैसे चेंज होगा, अपोजिट टू दी जनरेटर, सॉरी अपोजिट
सॉरी टूवर्ड्स दी जनरेटर होगा, ठीक है ना। तो ये टूवर्ड्स दी जनरेटर होगा। नाउ तो हम क्या कह सकते हैं कि गामा एल क्या होगा, ज़ीरो होगा। कब होगा ज़ीरो, जब हमारे पास जो ट्रांसमिटिंग इम्पीडेंस है या लोड इम्पीडेंस है वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज़ ज़ीरो, तो हम क्या कह देंगे कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ज़ीरो है, तो कोई भी हमारे पास रिफ्लेक्शन नहीं होगा जब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और ट्रांसमिटिंग इम्पीडेंस को आप क्या बोल सकते हो, लोड इम्पीडेंस। तो अगर ये दोनों इक्वल हो तो हमारे पास कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मैसेज कर देना, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, टेक केयर।